नमस्कार मित्रों, हमारे सामने कई सारी तबीयत से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टरों के पास इतना समय नहीं होता कि हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही कंसल्टेशन के अंदर मिल जाएं। तो कई बार ऐसे होता है कि जब भी हम डॉक्टर को कंसल्ट करके उनके साथ बात करते वापस लौटते हैं तो आधे से ज़्यादा प्रश्न हमारे मन में यूं ही धरे के धरे रह जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए। जो आपके मन में प्रश्न है उनके उत्तर आप तक पहुंचने चाहिए। यही बात मन में रखकर हमने इस चैनल का गठन किया है जिसका नाम है निरामय चैनल। आज से हम इस चैनल का, ये चैनल मराठी में पहले से ही है, अब इसका हिंदी संस्करण हम शुरू कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आज हमारे सामने कोई बहुत अच्छी अदाकारा प्रस्तुत होंगी। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश नाइक और आप देख रहे हैं निरामय हिंदी चैनल। आज हमारे सामने जो विदुषी आ रही हैं उनका नाम है पुष्पा लड़सारिया। आप बहुत अच्छी डाइटिशियन है, पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको आप अच्छी तरह से डाइट के बारे में कंसल्ट करते आई हैं। आपने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है जो मेरे साथ इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये किताब पुष्पा लड़सारिया मैडम जी ने लिखी है। तो अब मैं आपसे आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए उन्हीं को निमंत्रित करूंगा, वो आपके सम्मुख अपने विचार रखें। उम्र के हिसाब से डाइट में क्या क्या बदलाव होने चाहिए उसके बारे में आपको वो ज्ञात कराएगी। नमस्ते, धन्यवाद डॉक्टर सतीश मेरा इतना अच्छा परिचय देने के लिए। मैं पुष्पा लड़सारिया आज यहाँ पे एंटी एजिंग के बारे में अपने विचार रखना चाहूँगी। एजिंग, उम्र का बढ़ना, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो कि शारीरिक है पर निश्चित है। उम्र का बढ़ना लगभग तय है, इसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, कुछ हद तक इसे स्लो डाउन किया जा सकता है और इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। आयु वृद्धि कई तरह की होती है। बायोलॉजिकल एजिंग, जिसमें हमारा दिखना शामिल है, जैसे बालों का सफ़ेद होना, झुर्रियों वाली त्वचा, ये किसी में बहुत जल्दी आ जाती है और किसी में कुछ देरी से आती है। ये जेनेटिक होती है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जेनेटिक इम्पॉर्टेंट है लेकिन लाइफस्टाइल बिकम्स द डिसाइडिंग फैक्टर। कम सोना, बहुत स्ट्रेसपूर्ण जीवन जीना, अच्छा खान पान न करना, इसमें बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसे हम अच्छे खान पान, सही मात्रा में नींद और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर हम इसे काफ़ी हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं और विपरीत दिशा में भी मोड़ सकते हैं। फिर आती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि अपने कैलेंडर ईयर के हिसाब से बढ़ती ही है। जैसे ये कुर्सी, ये पंखा, लाइट्स, हम कहते हैं कि ये 10 साल पुरानी कुर्सी है, ये 4 साल पुराना पंखा है। इस तरह से हम भी कैलेंडर ईयर के हिसाब से हर साल 1 साल आगे ही बढ़ते हैं, उसमें कुछ विशेष किया नहीं जा सकता। तीसरा होता है साइकोलॉजिकल एज, जो हम कैसा फील करते हैं और फिर कैसा बिहेव करते हैं। एक 50 साल का इंसान 70 साल की जगह फील कर सकता है और एक 70 साल का 50 साल की तरह। एजिंग में कैटाबॉलिज्म की वजह से मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। इनफैक्ट एक निश्चित उम्र के बाद हर साल 1 या 1.5% हमारे मसल्स क्षीण होते हैं। इनफैक्ट 60-70 की उम्र के बाद तो ये 3 से 4% भी हो सकता है। और उम्र बढ़ने के साथ
इस मसल्स क्षीण होने की प्रक्रिया को सार्कोपेनिया कहते हैं। और मसल्स क्षीण होने की वजह से हमें दैनिक दिनचर्या करने में काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन इसे भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पावर ट्रेनिंग और सही मात्रा में प्रोटीन खाकर इसे भी हम स्लो डाउन कर सकते हैं। यकीन मानिए, कोई साबुन हमें बच्चों की स्किन नहीं दे सकता, किसी क्रीम में केसर नहीं होता। 1 ग्राम केसर 500 रुपये का आता है। सो एक्सेप्टिंग एजिंग को ग्रेसफुली स्वीकार करना हमें एक टेंशन फ्री जीवन देता है। और मेरा ऐसा भी मानना है कि हर उम्र का अपना आनंद होता है। ये भी एक पड़ाव की तरह है, जैसे बचपन, जवानी। सो इसका भी हम इसे एक्सेप्ट करके इस ज़िंदगी का भी आनंद ले सकते हैं। जापान की लॉन्गेविटी के बारे में तो हम सब जानते हैं। वहाँ पर लोग एक थ्योरी फॉलो करते हैं, हरा हाची बू, ओकिनावा थ्योरी, जिसका अर्थ होता है अपनी भूख का 80% खाना और अपने पेट को या आमाशय को थोड़ा खाली रखा जाए। स्वीडन में भी बुज़ुर्गों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भी एक थ्योरी फॉलो की जाती है, लोगोम, जिसका अर्थ है जस्ट इनफ, बस जितना ज़रूरी है, न कम न ज़्यादा। इसी तरह से हम भी जो हमें पसंद है सही मात्रा में थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाएं। सही मात्रा में पोषण, थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी एक्सरसाइज हमें भी एक लंबा, स्वस्थ और चमकती हुई त्वचा दे सकती है और हम उसका आनंद उठा सकते हैं। बस ज़रूरत है हमें जंक फूड अवॉइड करने की। ये जो जंक फूड होता है, ये हमें जीभ के 3-4 इंच तक तो बहुत सुकून देता है, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत सुख देता है, लेकिन उसके नीचे बस तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। हमारा लिवर, हमारी हड्डियाँ, हमारा रेक्टम जिसे मलाशय कहते हैं, ये सब कुछ बस तकलीफ़ ही पाते हैं। तो हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। मैं ऐसा भी मानती हूँ कि तेल में कोई टेस्ट नहीं है। अगर हम 1 चम्मच तेल पिएंगे तो हमें उल्टी आ सकती है। आप हेल्दी फूड कैन बी टेस्टी विदाउट ऑयल और लेस ऑयल। कुछ तेल तो हमें ज़रूरी है, बिकॉज विटामिन ए, डी, ई, के इज़ फैट सोल्युबल विटामिन। सो कुछ मात्रा में तो फैट हमें ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन हम उसे कंट्रोल में कर सकते हैं, जितना हमारा गाइडलाइंस के हिसाब से हम चल सकते हैं। ये इंटरनेट जो है तरह तरह की उपदेशों से भरा पड़ा है। सुबह नींबू पानी पियो, शाम को हल्दी वाला दूध पियो, दाल खाओ, दाल में प्रोटीन है, दाल मत खाओ क्योंकि दाल से क्रिएटिनिन बढ़ता है, दाल और दही साथ में मत खाओ क्योंकि ये पचने में तकलीफ़ होता है, लेकिन हम दही वड़ा खा सकते हैं। आजकल कई तरह की डाइट्स चली हुई है, A to Z, A for Atkins, B for Bollywood, C for cabbage, D for detox, I for intermittent fasting, M for military, Z for zonal। क्या इस नाम डाइट्स के नाम होने चाहिए? मेरे हिसाब से तो हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, फाइबर सबका समावेश हो। एक नया क्रेज़ चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, पर हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वह सिर्फ ग्लूकोज को ज़्यादा तरीके से एक्सेप्ट करता है। सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो हम अपने ब्रेन की पूरी फ्यूल सप्लाई ही ख़त्म कर देते हैं। एक हमने बात की अभी डिटॉक्स। क्या हमें वास्तव में डिटॉक्स करने की ज़रूरत है? हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारे किडनी, लिवर, जो 24/7 काम कर सकते हैं। क्या हम अपने हार्ट को कभी कहते हैं कि भई आप डिटॉक्स करो, 5 मिनट के लिए रेस्ट करो? नहीं, इस तरह से हमें इनको भी डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हें टॉक्सिफाई ना करें, और अगर कर रहे हैं तो वो स्टॉप कर दें और ये ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई हो जाती है। एक डाइट और भी प्रचलित है, C फॉर कैबेज सूप, जिसमें सिर्फ कैबेज खाना होता है। मेरा ऐसा मानना है कि लिक्विड डाइट ऊंट, कैमल्स के लिए होती है और एक तरह की डाइट गाय के लिए होती है।
हमें डाइट में विविधता होनी चाहिए। वैरायटी इज़ द की, क्योंकि खाना हमें हैप्पीनेस भी देता है। उस हैप्पीनेस से हम वंचित नहीं रह सकते। हमें ज़रूरत है सही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उस मिक्स तरह के खाना खाने की। और जैसा कि हमने देखा है कि हर क्विज़ीन में इटालियंस जो पास्ता खाते हैं वो भी बुरा नहीं है, मैक्सिकन लोग जो quesadilla खाते हैं वो भी बुरा नहीं है। हर में उनका टोटल बैलेंस रहता है। जैसे quesadilla में आपकी मकई की रोटी होगी, बीन्स होंगे, सब्जी होगी, पर सब चीज़ का समावेश होता है। हमें ज़रूरत है स्मार्टली सोचने की और अपना निर्णय खुद लेने की। ज़रूरत है हम एजिंग को सेफ, कंफर्टेबल और ग्रेसफुल बनाएं। लेकिन मैंने देखा है उम्र बढ़ने के साथ कुछ बीमारियां आती ही आती हैं, जैसे कि एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, नज़र का कमज़ोर होना, कानों से कम सुनाई देना और दांतों की समस्या की वजह से चबाने में तकलीफ़ होना। उसके लिए मैंने अपनी किताब जो डॉक्टर साहब ने मेंशन की, ईट वेल एज वेल में इन बीमारियों के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया है और क्या खाना, क्या पीना इसमें मदद कर सकता है। उसके हिसाब से हर चैप्टर के एंड में 2-2 रेसिपीज़ भी शामिल की है। इट्स ऑल अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग यंग वाइल गेटिंग ओल्ड। हर छोटी छोटी चीज़ कैसे हमें एक लंबा स्वस्थ जीवन देने में हेल्प करती है। मेरी किताब की पहली लाइन्स है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं अपने सुनने वालों से भी चाहूँगी कि उन्हें एक लंबी, स्वस्थ और पर्पसफुल ज़िंदगी दी जाए। इन फैक्ट आई प्रेफर माई 60s टू माई 30s। धन्यवाद। धन्यवाद पुष्पा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से हमें ज्येष्ठ नागरिकों को किस तरीके से खाना चाहिए, उनके खाने के बारे में अच्छी तरह से समझाया। देखिए प्रेक्षकों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जितना ज़्यादा हो सके इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, तो शेयर करिए और बेल आइकॉन अगर आप दबाएंगे तो ये आपके जो आने वाले वीडियोस है आपको उसका पता चल जाएगा। और अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठे हैं तो कृपया जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपने प्रश्न भेजिए, ताकि हम आपके साथ जुड़ जाएं, आपके साथ अलग अलग प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सतीश नाइक आपसे विदा लेता हूँ।